अगर आपको लो रिस्क और फिक्स रिटर्न वाली इंस्ट्रूमेंट पसंद है तो डेट फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। डेट फंड एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम होती है जो इन्वेस्टर का पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है। ये इंस्ट्रूमेंट फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होते हैं जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर आप एक स्टेडी और प्रिडिक्टेबल रिटर्न चाहिए बिना ज्यादा रिस्क लिए तो आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फिक्स डिपॉजिट से बेटर ऑप्शन है, मतलब फिक्स डिपॉजिट से बेटर रिटर्न आपको मिलता है, लेकिन ये मार्केट से लिंक्ड होते हैं, इसको भी याद रखना होगा। जैसे अगर एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट चाहता हो तो आप डेट फंड आप उनको स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी ये दोनों के हिसाब से उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। डेट फंड को सेबी ने 16 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है। 16 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है। डेट की बात जब भी आएगी तो यहां 3 चीजें याद रखिएगा। एक ये फिक्स इनकम, दूसरा लो रिस्क, थर्ड वन लेस रिटर्न। डेप्ट ये इसमें क्या होता है, इसमें इन्वेस्टर क्या होते हैं, इन्वेस्टर लेंडर होते हैं। वो पैसा लेंड करते हैं कंपनी को और कंपनी क्या है, यहां पे कंपनी या गवर्नमेंट वो क्या होती है, ये बोरोवर होती है। अनलाइक इक्विटी में जो इन्वेस्टर होता है वो क्या होता है, ओनर होता है। समझ में आ गया ये। तो इसके चलिए एक एक कैटेगरी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ओवरनाइट फंड, ओपन एंडेड है डेट फंड। ओपन एंडेड का मतलब अभी क्लियर है, ये स्कीम ओपन एंडेड स्कीम होती है ओवरनाइट, और ओवरनाइट सिक्योरिटीज विद द मैच्योरिटी ऑफ 1 डे, सिर्फ एक दिन के लिए ये इन्वेस्ट करती है। तो ये ओपन एंडेड स्कीम क्या करती है, सिर्फ एक दिन के लिए ओवरनाइट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। अगर आप अपना पैसा एक दिन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी बिना रिस्क के, तो आप ओवरनाइट फंड आप चुन सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, ओवरनाइट का मतलब है एक दिन, सिर्फ 1 डे। ओवरनाइट का मतलब ही है एक दिन के लिए इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वी हैव ए लिक्विड फंड। लिक्विड का मतलब हम लोग को अब पता है, ये स्कीम डेब्ट फंड है और ये डेब्ट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है जिनकी मैच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम 91 डेज होती है। लिक्विड फंड जब भी आएगा तो मैक्सिमम 91 डेज होती है, अप टू, तो मैक्सिमम 91 डेज होती है। तो ये उन इन्वेस्टर के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और थोड़ा बेटर रिटर्न चाहते हैं इन कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। अगर सेविंग अकाउंट में ना डाले, चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा 3 महीने के लिए पैसा है मैं ऐसे फंड में डाल दूं जहां से मुझे सेविंग स्कीम से ज्यादा फंड मिल जाए, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो लिक्विड फंड एक ओपन एंडेड है और क्या ये मैक्सिमम 91 डेज के लिए ये मैच्योरिटी होती है। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड दूसरा है। अल्ट्रा का मतलब ही है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब शॉर्ट से भी छोटा। ओपन एंडेड फंड है, डेब्ट फंड है और मैकुले ड्यूरेशन बिटवीन 3 to 6 मंथ्स। मैकुले एक क्या, मैकुले फ्रेडरिक मैकुले, फ्रेडरिक मैकुले साहब क्या थे, ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वेटेड एवरेज बॉन्ड का कॉन्सेप्ट निकाला था। उन्हीं के नाम पे ही मैकुले आता है। तो जब कभी भी बॉन्ड के ड्यूरेशन की बात आएगी तो इनकी बात आएगी, तो ये याद रखिएगा, इसीलिए उनका नाम मैकुले है। तो ये अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ओपन एंडेड डेट स्कीम है विद अ मैकुले ड्यूरेशन बिटवीन 3 to 6 मंथ। मतलब ये कि इस तरह का जो फंड होता है मैकुले ड्यूरेशन बेसिकली एक ये बताता है कि फंड के जो पोर्टफोलियो का एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है वो कितना है। जब कभी भी आप मैकुले ड्यूरेशन आएगा तो आप फंड का जो एवरेज वेटेड मतलब मैच्योरिटी पीरियड है वो कितना है उससे ये पता चलता है। इस फंड का मेन फोकस शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी और रिटर्न देना होता है, जो ऐसे इन्वेस्टर के लिए सही होता है जो कम रिस्क के साथ शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो
3 to 6 year in case of ultra short fund. Next, low duration bond, low duration fund, open ended debt fund है स्कीम, मैक्युलर ड्यूरेशन बिटवीन 6 to 12 मंथ होता है. इसमें लो ड्यूरेशन में 6 to 12 मंथ होता है. नेक्स्ट, मनी मार्केट फंड ओपन एंडेड है, डेट स्कीम है. ये मार्केट इंस्ट्रूमेंट विद मेच्योरिटी अप टू 1 ईयर, मेच्योरिटी अप टू 1 ईयर. शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ओपन एंडेड है, डेट फंड है विद मैक्युलर ड्यूरेशन बिटवीन 1 to 3 ईयर्स. तो आप ऐसे याद रखेंगे, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, मैक्युलर ड्यूरेशन कितना होता है 3 to 6 मंथ. ठीक है, फिर आप शॉर्ट ड्यूरेशन पे आ जाइए. ये शॉर्ट ड्यूरेशन फंड कितना होता है 1 to 3 ईयर्स. ये सिर्फ ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं. आप मनी मार्केट फंड की तो बात हम लोग कर नहीं रहे. ये जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है आप देखेंगे तो इनका ड्यूरेशन, जैसे मीडियम ड्यूरेशन फंड है, ये भी एक ओपन एंडेड है. ओपन एंडेड का मतलब हम लोग को पता है कि हम लोग कभी भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं. तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ओपन एंडेड डेब्ट फंड, डेब्ट स्कीम विद अ मैक्युलर ड्यूरेशन बिटवीन 1 to 3 ईयर्स. यहां पे 1 to 3 ईयर्स हो गया. मीडियम में क्या है, मीडियम ड्यूरेशन में इसका ड्यूरेशन कितना है, मीडियम ड्यूरेशन में 1 to 4 ईयर, 1 to 4 ईयर. लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में इसको मोर देन 7 ईयर. तो यहां मोर देन 7 ईयर्स. तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में ये आ सकता है. जो अल्ट्रा शॉर्ट है वो 3 to 6 मंथ है. उसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन है वो 1 to 3 ईयर्स है. उसका जो मीडियम ड्यूरेशन है वो है आपका 1 to 4 ईयर्स है. और जो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है वो मोर देन 7 ईयर्स है फंड के मेच्योरिटी. अब मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, यह भी एक ओपन एंडेड स्कीम है विद अ मैक्युलर ड्यूरेशन बिटवीन 4 to 7 ईयर्स. ये मीडियम है. आप यहां देखिएगा, मीडियम जहां से खत्म हो रहा है, यहां से ये खत्म हो रहा है, इसका लास्ट है और इसकी मेच्योरिटी पीरियड 7 ईयर्स है, यानी 4 to 7. तो इसका नाम क्या आ गया, ये वाला मीडियम और ये वाला लॉन्ग मिल करके एक और स्कीम बन गया, है ना. डायनेमिक बॉन्ड ओपन एंडेड डेबिट स्कीम विद इन्वेस्टमेंट अक्रॉस वेरिंग ड्यूरेशन. तो डायनेमिक का क्या होता है, ये डायनेमिक बॉन्ड एक ओपन एंडेड स्कीम है जो डिफरेंट ड्यूरेशन के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है, इसलिए इसको फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज्यादा होती है. अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए अक्रॉस मार्केट कंडीशन तो डायनेमिक बॉन्ड आप फंड सही है. तो इसमें क्या होता है कि ये किसी भी वेरिएशन, शॉर्ट टर्म में अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में, शॉर्ट ड्यूरेशन में, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन में, किसी में भी फंड में ये इन्वेस्ट कर सकता है. तो इसको इसलिए डायनेमिक बॉन्ड कहते हैं, डेट स्कीम में डायनेमिक बॉन्ड. फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जो सिर्फ और सिर्फ इसमें कॉर्पोरेट में करेगी, 80% या उससे ज्यादा इन्वेस्ट वो A++ रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में करती है. इनका रिस्क कम होता है और इनका रिटर्न स्टेडी होता है. तो आपको अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड में लो रिस्क इन्वेस्टमेंट चाहिए तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड बेस्ट ऑप्शन है. यह भी एक ओपन एंडेड डेब्ट फंड है, investing 80% more in A++ rated corporate bonds. Then we have a credit risk fund. Credit risk fund भी एक open ended debt fund है, debt scheme है. ये invest 65% और more in corporate bond में करती है, rated A and below, excluding A+ rated, क्योंकि अगर ये A+ में करेगी तो फिर ये corporate bond हो जाएगा. तो क्रेडिट रिस्क है, यहां पे क्या है, क्रेडिट रिस्क आप ले रहे हैं क्रेडिट रिस्क में. तो क्रेडिट रिस्क फंड 65% या उससे ज्यादा इन्वेस्ट करता है कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो AA और बिलो रेटेड होते हैं. ये ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिटर्न देता है क्योंकि ये यहां पे क्रेडिट रिस्क है. अगर आप थोड़ा भी हाई रिस्क ले सकते हैं और बेटर रिटर्न चाहिए तो क्रेडिट रिस्क फंड को कंसीडर कर सकते हैं. देन वी हैव अ बैंकिंग एंड PSU फंड, ओपन एंडेड है, डेब्ट स्कीम, इन्वेस्टिंग 80% और मोर इन डेट इंस्ट्रूमेंट.
issued by bank, public sector undertaking, public financial institution and municipal bond. तो बैंकिंग एंड पीएसयू फंड 80% या उससे ज्यादा इन्वेस्ट करता है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में, जो बैंक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू में और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एंटिटीज को इशू होते हैं. अगर आपको गवर्नमेंट बैक्ड इंस्टीट्यूशन के थ्रू सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो ये फंड सही चॉइस है. देन वी हैव अ गिल्ट फंड, ओपन एंडेड है, स्कीम इन्वेस्टिंग 80% और मोर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. याद रखिएगा गिल्ट फंड क्या करती है, G-Secs में, मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करती है. तो गिल्ट फंड का 80% या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है. ये सेफेस्ट ऑप्शन होता है फॉर रिस्क एवरेज इन्वेस्टर के लिए. अगर आपको सेफ और गवर्नमेंट बैक्ड रिटर्न चाहिए तो गिल्ट फंड चूज कर सकते हैं आप. तो ये था हमारा. अब एक चीज और है यहां पे, गिल्ड फंड विथ 10 years कांस्टेंट ड्यूरेशन. गिल्ड फंड विथ 10 years कांस्टेंट ड्यूरेशन, ये भी एक ओपन एंडेड डेट स्कीम है, इन्वेस्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विथ अ कांस्टेंट मैच्योरिटी ऑफ 10 years, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 80% इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विथ मैकुलेट ड्यूरेशन ऑफ एग्जैक्टली 10 years. 10 years से नीचे नहीं. ये फंड 10 साल के कांस्टेंट मैच्योरिटी के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें इन्वेस्ट करता है और मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट 10 years मैकुलेट ड्यूरेशन सिक्योरिटीज में होता है. अगर आप लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. देन वी हैव अ फ्लोटर फंड, यह भी ओपन एंडेड डेब्ट स्कीम है, इन्वेस्टिंग 65% मोर इन फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग फिक्स रेट इंस्ट्रूमेंट कन्वर्टेड टू फ्लोटिंग रेट थ्रू स्वैप और डेरिवेटिव्स. तो फ्लोटर फंड 65% या उससे ज्यादा फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है जो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से एडजस्ट होते हैं. अगर आपको इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन के हिसाब से रिटर्न चाहिए तो फ्लोटर फंड चूज कर सकते हैं आप. ठीक है, तो ये था हमारा डेट स्कीम. अब हम लोग, तो ये था हमारा डेट स्कीम्स. अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हाइब्रिड स्कीम. हाइब्रिड स्कीम में क्या होता है, हाइब्रिड स्कीम वो होती है जो आपके इन्वेस्टमेंट को इक्विटी और डेब्ट के बीच में बैलेंस करती है ताकि आपको मॉडरेट रिटर्न मिल सके और रिस्क भी कंट्रोल रहे. सेबी ने इनको 6 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है. चलिए एक एक करके देखते हैं. ये फर्दर 6 सब कैटेगरीज में है. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड. कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, इसमें 75% से 90% इंस्ट्रूमेंट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट होता है. ये एक ओपन एंडेड हाइब्रिड स्कीम होता है. 75 to 90% इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट. थोड़ा कंजर्वेटिव है इसलिए लोग क्या करते हैं, 75 to 90% ये क्या करते हैं डेब्ट फंड में, और बाकी 10 to 25% इक्विटी में होता है. तो यहां से आपको थोड़ा ग्रोथ मिलता है और यहां से ग्रोथ मिलता है और यहां से फिक्स्ड एक तरह से रिटर्न मिलता है. तो एक तरह का बैलेंस भी है. दूसरा बैलेंस हाइब्रिड फंड. अच्छा, एक चीज और है यहां पे, अगर आप जैसे रिटायर होने वाले हैं और आपको स्टेबल इनकम चाहिए होगा विद सम इक्विटी ग्रोथ, मतलब आप चाहते हैं कि तो मेरा इक्विटी भी ग्रोथ हो और आप रिटायर भी होने वाले हैं, तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड चूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो तो ये फंड क्या करेगी, 75,000 से 90,000 डेब्ट में इन्वेस्ट करेगी और 10,000 से 25,000 वो इक्विटी में इन्वेस्ट करेगी, जिससे लो रिस्क के साथ साथ थोड़ा ग्रोथ भी मिल सके. देन वी हैव अ बैलेंस हाइब्रिड फंड. ये ओपन एंडेड स्कीम है, इन्वेस्टिंग इन 40% to 60% इन बोथ इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, नो आर्बिट्रेज अलाउड. तो इसमें 40 से 60 तक दोनों इक्विटी और डेब्ट में इन्वेस्ट होता है. ये एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है दोनों में, एसेट्स के बीच में, और आर्बिट्रेज इसमें नहीं होता है. आर्बिट्रेज हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि अगर आपका एक मार्केट में कोई चीज सस्ता है और आप उसको दूसरे मार्केट में बेचते हैं महंगा, जिससे आपको थोड़ा इनकम हो, तो उसको आर्बिट्रेज कहते हैं. उसको हम लोग बाद में देखेंगे कि कैश मार्केट में आपने कुछ सस्ता खरीदा और बाकी दूसरे मार्केट में आपने जाकर उसको महंगा बेच दिया तो आपको प्रॉफिट हो गया, उसको आर्बिट्रेज कहते हैं.
ठीक है, तो ये फंड उन लोगों के लिए बेहतर है, कौन? बैलेंस हाइब्रिड फंड उन लोगों के लिए बेहतर है जो इक्विटी और डेब्ट का इक्वल मिक्स में चाहते हो। फॉर इंस्टेंस कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आप 50,000 डेब्ट में और 50,000 इक्विटी में लगाते हैं, तो बैलेंस रिस्क और बैलेंस और रिटर्न दोनों का बना रहता है, तो ये फंड उनके लिए है। देन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जैसा कि नाम से ही लग रहा है एग्रेसिव, ये क्या है? ये भी एक ओपन एंडेड हाइब्रिड स्कीम है। ये इन्वेस्ट 65% टू 80% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है एंड 20 टू 35% डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में करता है। तो एग्रेसिव हाइब्रिड, एक और चीज देख लेते हैं, ओनली एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और बैलेंस फंड कैन बी ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इंडिया में 2 ही तरह के हाइब्रिड फंड और बैलेंस फंड ये ऑफर्ड किए जाते हैं। तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर लेता है, जिसमें 65% से 80% तक इक्विटी, 20 से 35% तक डेब्ट में इन्वेस्ट होता है। ये उन इन्वेस्टर के लिए है जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और हाई रिटर्न कमा सकते हैं। तो ओनली एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और बैलेंस फंड कैन बी ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड इन इंडिया। कंजर्वेटिव, यहां पे आप देख लीजिए कि ये दोनों ऑप्शन ही ये इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है। देन डायनेमिक एसेट्स एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज फंड। डायनेमिक एसेट्स एलोकेशन और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, ये भी एक ओपन एंडेड स्कीम है वेयर द एलोकेशन बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट इज मैनेज बाय डायनेमिकली। मतलब कि डायनेमिक एसेट्स एलोकेशन फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड की, इसमें फंड मैनेजर डायनेमिकली डिसाइड करता है कि किस मार्केट कंडीशन के हिसाब से कब इक्विटी और कब डेब्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं डायनेमिकली, ठीक है। डायनेमिकली का मतलब ही ये होता है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो आप डिसाइड करते हैं कि किस वक्त इक्विटी में कितना डालना है और डेब्ट में कितना डालना है। जैसे अगर मार्केट बुलिश है, फंड मैनेजर ज्यादा पैसा इक्विटी में डालेगा, लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है तब क्या करेगा? तब इन्वेस्टमेंट वो डेब्ट में शिफ्ट होगा फॉर सेफ्टी पर्पस। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट अच्छा चल रहा है तो 70%, मान लेते हैं 70,000, आपके पास 1 लाख रुपया इन्वेस्ट आपने किया, तो वो क्या करेगा? 70,000 इक्विटी में डालेगा, 30,000 आपका 30,000 डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में डालेगा। तो ये है डायनेमिक एसेट्स एलोकेशन। देन मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड, ये भी एक ओपन एंडेड स्कीम है, investing in at least 3 assets classes with a minimum of 10% in each। अच्छा, ये मल्टी एसेट्स जब भी आएगा तो अलग अलग चीजें आएंगी। तो मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड कम से कम 3 एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट करता है और हर एसेट्स क्लास में मिनिमम 10% इन्वेस्टमेंट होती है। ये एसेट्स इक्विटी, डेब्ट और रियल एस्टेट जैसे भी हो सकती है। मान लेते हैं कि ये सारे इक्विटी होगी, डेब्ट हो गई और रियल एस्टेट हो गया, ये तीनों में हो सकता है। तो मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड ओपन एंडेड एटलीस्ट 3 एसेट्स क्लासेस में इन्वेस्ट करेगा। तो यहां पे विद अ मिनिमम ऑफ 10% ईच। फॉरेन सिक्योरिटीज आर नॉट कंसीडर्ड एज सेपरेट एसेट्स क्लास। तो फॉरेन सिक्योरिटीज जो होता है वो सेपरेट एसेट्स क्लास नहीं समझा जाता है। तो अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, अक्रॉस मल्टीपल एसेट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड चूज कर सकते हो। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो 40,000 ये क्या बंदा क्या इन्वेस्टमेंट मैनेजर क्या करेंगे? वो 40,000 इक्विटी में डालेंगे, 30,000 डेब्ट में डालेंगे, 30,000 रियल एस्टेट में, इंस्ट्रूमेंट में या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोपोर्शनल में इन्वेस्टमेंट होता है किसमें? मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड में। देन आर्बिट्रेज फंड, ये भी ओपन एंडेड स्कीम है, इन्वेस्टिंग इन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा ना, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी क्या होता है? आर्बिट्रेज फंड मेनली आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी को यूज करता है, जिसमें 65% या उससे ज्यादा पैसा इक्विटी और उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में होता है। ये एक लो रिस्क स्ट्रेटेजी होती है जिसमें मार्केट के प्राइस डिफरेंसेस का फायदा उठाया जा सकता है। जैसे मान लेते, सपोज कीजिए कि एक स्टॉक का प्राइस कैश मार्केट में 100 रुपीज है। मान लेते हैं कि कैश मार्केट में
एक प्राइस का ये 100 रुपीज है, ठीक है। और फ्यूचर मार्केट में यही इंस्ट्रूमेंट 105 में मिल रही है। तो ये क्या करेगा, ये यहां से बाय करेगा बंदा और यहां पे सेल कर देगा, इसको ही हम लोग, और ये जो बेनिफिट हुआ 5 रुपीज का जो डिफरेंसेस आया, ये है आर्बिट्रेज। तो ये स्टॉक प्राइस से कैश मार्केट में 100 रुपीज में उठाएगा और फ्यूचर मार्केट में 105 में बेच देगा। तो फंड मैनेजर जो प्राइस का डिफरेंस आता है उसको कैप्चर करता है और ये एक लो रिस्क प्रॉफिट जनरेट करके देता है कि नहीं, जब ये आर्बिट्रेज सिचुएशन आएगा तभी ये फंड आएगा, ये सेफ रहता है। क्योंकि जब नीचे रहेगा तो वो खरीदेगा नहीं, जब भी मार्केट कैश मार्केट में ये दोनों डिफरेंस दिखेगा तभी वो खरीदेगा। तो ये है आर्बिट्रेज फंड, ये भी एक ओपन एंडेड स्कीम है। इन्वेस्टिंग इन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 65% इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में करता है। देन वी हैव इक्विटी सेविंग स्कीम, ये भी एक ओपन एंडेड स्कीम है। इन्वेस्टिंग इन इक्विटी आर्बिट्रेज एंड डेब्ट, तो इक्विटी सेविंग स्कीम में याद रखिएगा ये एक ओपन एंडेड, सारे हम लोग ओपन एंडेड ही देख रहे हैं अभी। तो ये क्या इन्वेस्टमेंट इक्विटी में भी करता है, इक्विटी है, आर्बिट्रेज और डेब्ट में भी करता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 65% इक्विटी एंड 10% इन डेब्ट, रेस्ट आपका आर्बिट्रेज के लिए रहता है, ठीक है। तो इक्विटी सेविंग फंड इक्विटी आर्बिट्रेज और डेब्ट में इन्वेस्ट करता है, इसमें मिनिमम 65% इक्विटी और 10% डेब्ट में होता है। अगर आप थोड़ा स्टेबल रिटर्न और थोड़ा मार्केट एक्सपोजर चाहिए तो इक्विटी सेविंग फंड बेस्ट होता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए, तो 65% ये इक्विटी में जाएगा, 25% कहां जाएगा, आर्बिट्रेज में, और 10% डेब्ट में जाएगा। ये क्लियर। देन रिटायरमेंट फंड लॉन्ग टर्म होता है कॉर्पस के लिए। तो ये क्या है, ओपन एंडेड स्कीम है विद द लॉक इन पीरियड 5 इयर्स। याद रखिएगा रिटायरमेंट फंड में और चाइल्ड फंड में दोनों की ही लॉकिंग पीरियड 5 इयर्स होती है। तो यूनिट रिटायरमेंट, अच्छा इसमें दो चीजें हैं कि अंटिल रिटायरमेंट एट विच एवर इज अर्लियर, या तो 5 इयर्स आपका पहले हो जाए या आप रिटायर कर जाए। मतलब ये क्या है कि अगर आप सपोज कीजिए कि आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, आपकी एज है 52 इयर्स, तो ये 57 में ये मैच्योर हो जाएगा। लेकिन आपने शुरू किया 56 में और आपकी नौकरी को बचा बस 4 ईयर, 60 में आप रिटायर कर दे, तो ये 4 इयर्स के लिए ही आपका मैच्योरिटी होगा, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। डिजाइन फॉर लॉन्ग टर्म कॉर्पस, कॉर्पस का मतलब है एक्यूमुलेट करना, फंड को जमा करना, बिल्डिंग फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। उसी तरह अच्छा ये फंड उनके लिए बेहतर है, अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा सेव करना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए बेस्ट है। आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक सॉलिड रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड भी कर सकते हैं। देन चिल्ड्रन फंड, ये भी एक ओपन एंडेड स्कीम है, इसमें भी लॉकिंग पीरियड 5 इयर्स है अंटिल द चाइल्ड रीचेस मैच्योरिटी। तो इसमें 18 इयर्स अगर बच्चा पहुंच जाता है, आपने स्टार्ट किया 15 से और बच्चा आपका मैच्योर कर दिया 18 को, तो ये 3 इयर्स आ जाएगा। तो यहां पे विच एवर मैच्योरिटी, विच एवर इज अर्लियर, या तो मैच्योरिटी वो मिल जाए उसको या फिर आपका 5 इयर्स लॉकिंग पीरियड हो जाए। तो अगर मान लेते हैं आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया 12 इयर्स में और ये मैच्योर हो रहा है 5 इयर्स के बाद 17 इयर्स में, ये मैच्योरिटी पूरी हो गई। लेकिन आपने अगर इन्वेस्टमेंट 14 में किया है और मैच्योरिटी उसके हिसाब से 19 में होगा, तो नहीं, ये 18 में ही आपको 4 इयर्स के लिए ही आपको क्या करेगा, 4 इयर्स के लिए ही लॉकिंग पीरियड रहेगा इन केस। आर डिजाइन्ड टू बिल्ड द कॉर्पस फॉर चिल्ड्रन फ्यूचर फाइनेंशियल नीड। तो चिल्ड्रन फंड बच्चे के फ्यूचर फाइनेंशियल नीड के लिए डिजाइन होता है, जिसमें 5 साल का लॉकिंग पीरियड, या जब तक बच्चा मेजॉरिटी में नहीं पहुंचता है, विच एवर इज अर्लियर, तो वो फंड है।
आप अपने बच्चे के हायर एजुकेशन या फ्यूचर फाइनेंशियल गोल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस एक बात, जरूरी बात आपको बता दें कि अगर आप NISM सीरीज 5A या NISM सीरीज किसी भी सीरीज के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको मॉक टेस्ट चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चाहिए, तो माई ऑनलाइन के आप वेबसाइट पे या ऐप डाउनलोड करके आप जा सकते हैं। आप यहां से आपको करना क्या होगा, आपको माई ऑनलाइन प्रेप गूगल से टाइप करना है, माई ऑनलाइन प्रेप। उसके बाद माई ऑनलाइन प्रेप पे क्लिक करना है, जो भी आएगा, और उसके बाद यहां पे देखिए आपको एग्जाम में NISM सर्टिफिकेट चुनना है। यहां पे आप देखेंगे ये NISM सारे कोर्सेज पे जाना है। कोर्सेज में ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है जो आपको देना। इनकी वैलिडिटी 3 मंथ्स की है और बहुत ही मिनिमम चार्ज में ये आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो भी बात कर रहे हैं हम लोग, और ये पास करने के लिए इनफ है। आप फ्री क्विज भी आप देख सकते हैं, जिस भी एग्जाम का क्वेश्चन आपको चाहिए होगा, इनके फ्री क्विज भी हैं, कुछ आप यहां पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। स्कीम्स, इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पीछे कि क्या होता है। ये एक ओपन एंडेड स्कीम होती है, रिप्लिकेटिंग ट्रैकिंग ए स्पेसिफिक इंडेक्स, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 95% सिक्योरिटी ऑफ द स्पेसिफिक इंडेक्स, जिसको वो फॉलो करता है। इंडेक्स फंड और ETF स्पेसिफिक इंडिसेस को ट्रैक करता है। हम लोग पहले भी इस बात को अभी पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। 95% या उससे ज्यादा पैसा इंडेक्स बेस्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होता है। ETF जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, एक ऐसा फंड होता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, बिल्कुल एक नॉर्मल स्टॉक की तरह। लेकिन डिफरेंस ये है कि ETF किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पैसिवली एक्टिव रहता है, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स या कमोडिटी। इस सेक्टर को वो क्या करता है, फॉलो करता है, और उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करके उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये फंड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फंड ऑफ फंड्स ओवरसीज, ओपन एंडेड स्कीम इन्वेस्टिंग इन अंडरलाइंग फंड, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 95% इन द अंडरलाइंग फंड। तो फंड ऑफ फंड एक ऐसा फंड है, फंड ऑफ फंड एक ऐसा फंड में इन्वेस्ट करता है जो एक अंडरलाइंग फंड होता है, जिसमें मिनिमम 95% पैसा जो अंडरलाइंग फंड में होता है। अब आप पूछेंगे कि अंडरलाइंग का मतलब क्या होता है। अगर आप फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये फंड आपके पैसे को डायरेक्ट मार्केट में या स्टॉक बॉन्ड में नहीं डालता है, डायरेक्ट नहीं लगाएगा, बल्कि ये आपका पैसा किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है जो ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो मैनेजर कर रहा है। उस दूसरे फंड को अंडरलाइंग फंड कहते हैं। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर ये यहां पे 95% अंडरलाइंग फंड, ये जो फंड है, मान लेते एक और म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड है, एक और म्यूचुअल फंड है जो डायरेक्टली स्टॉक में या कहीं पर भी बॉन्ड में, डेब्ट में, इक्विटी में फंड कर रहा है। तो ये डायरेक्टली इस मार्केट में नहीं करके, क्योंकि ये इन्वेस्टर है, ऐसे समझिए ये इन्वेस्टर है, इन्होंने पैसा दिया AMC को पैसा दिया म्यूचुअल फंड स्कीम, और ये फिर क्या करते हैं, स्टॉक में, डेब्ट में, कहीं पर भी इन्वेस्ट किया। यहां पे क्या होता है, यहां पे एक म्यूचुअल फंड तो ये AMC है ही, यहां पे एक और म्यूचुअल फंड, यहां पर भी AMC जो आपका क्या कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, वो उसको मिल जाता है। तो ये डायरेक्टली ना करके इनमें इन्वेस्ट करता है। 95% ये अंडरलाइंग फंड कहता है। तो ये अंडरलाइंग, ये वाले जो हैं म्यूचुअल फंड, मतलब एक लेवल के बाद आप इन्वेस्टर के बाद आपका म्यूचुअल फंड के बाद वो इन्वेस्ट करते हैं। इसमें क्या है कि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड आपने AMC को पैसा दिया, वो फंड मैनेजर फिर दूसरे फंड मैनेजर को देगा जो ऑलरेडी कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो फंड ऑफ फंड्स, इसीलिए इसको कहते हैं फंड ऑफ फंड्स। ठीक है। तो ये हो गया। अब कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं, इनको भी देख लेते हैं। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, FMPS, सबसे पहला जो आता है वो फिक्स्ड स्पेशल कैटेगरी में, वो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में FMPS भी बोलते हैं, FMP भी बोलते हैं। FMP एक क्लोज एंडेड फंड होता है।
आप देखिए ये क्लोज एंडेड फंड होगा, सारे ओपन एंडेड है बट ये क्लोज एंडेड फंड होता है, वेयर द पोर्टफोलियोज ड्यूरेशन अलाइन विद द स्कीम्स मैच्योरिटी, डज नॉट एक्सेप्ट मनी पोस्ट एनएफओ। एनएफओ के बाद ये पैसा क्योंकि क्लोज एंडेड है तो पैसा एक्सेप्ट नहीं करता, गिविंग क्लैरिटी ऑन पोटेंशियल रिटर्न इफ हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी। तो एफएमपी एक क्लोज एंडेड डेब्ट फंड होता है जिसमें आपका पैसा एक फिक्स टाइम के लिए लॉक हो जाता है और फंड का ड्यूरेशन उस स्कीम के मैच्योरिटी से मैच करता है। इसका मतलब यह है कि आपको मैच्योरिटी के टाइम पे क्लैरिटी होती है कि आपको कितना पैसा मिलेगा। जैसे अगर आपने 1 लाख रुपया एफएमपी में इन्वेस्ट करते हो जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 3 साल का है, तो आपके रिटर्न उस फिक्स टेन्योर के बाद मिलेंगे। ये एक सेफ और प्रिडिक्टेबल ऑप्शन होता है, लेकिन एनएफओ के बाद ये फंड पैसा एक्सेप्ट नहीं करता है, ये याद रखिएगा। देन कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड, ये भी एक क्लोज एंडेड हाइब्रिड फंड है विद अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो इन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर कैपिटल एंड कैपिटल प्रोटेक्शन एंड द रेस्ट इक्विटी डेरिवेटिव्स फॉर हायर रिटर्न। तो ये क्लोज एंडेड हाइब्रिड फंड होते हैं जिसमें आपके पैसे का एक हिस्सा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में और दूसरा हिस्सा कैपिटल प्रोटेक्शन में रहता है, बाकी का जो हिस्सा है वो इक्विटी डेरिवेटिव्स में लग जाता है ताकि आपको एक हायर रिटर्न मिले। सपोज कीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने को, इसमें से आप 80,000 क्या होगा आपके फंड का, आपका 80,000 डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में लगता है जो कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगा और बाकी के जो 20,000 है वो इक्विटी डेरिवेटिव्स में लगेगा जो हायर रिटर्न जनरेट करके की कोशिश करेगा। तो ये है कैपिटल ओरिएंटेड फंड्स स्पेशल कैटेगरीज में। फिर इंस्ट्रूमेंट डेब्ट फंड आईडीएफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड के बारे में आप ऐसे समझे कि ईडीएफ एक क्लोज एंडेड फंड है। ये क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है इन्वेस्टिंग एटलीस्ट 90% डेब्ट सिक्योरिटीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और प्रोजेक्ट। तो आईडीएफसी क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे हाईवे, पावर प्लांट या टेलीकॉम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। इनका 90% पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के डेब्ट सिक्योरिटीज में ही लगा रहता है। आप ईडीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए इनडायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे हाईवे या पावर प्लांट को फंड कर रहे हो, तो आप इस स्कीम को सेबी या आरबीआई के रेगुलेट करता है, इसके अंदर आता है। आरबीआई भी रेगुलेट करता है और सेबी भी, तो आप इसको कर सकते हो। कौन सा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड आईडीएफ कैन बी सेट अप एज ए ट्रस्ट रेगुलेटेड बाय सेबी और एज ए कंपनी रेगुलेटेड बाय आरबीआई। देन रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है और आप चाहते हो कि रियल एस्टेट का बेनिफिट भी आपको मिले, तो रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड आप ले सकते हो। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड जो कि रियल एस्टेट एसेट्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करता है। इन फंड का काम यह है कि 75% पैसा रियल एस्टेट रिलेटेड एसेट्स में लगा होता है और इसमें 35% फिजिकल रियल एस्टेट में भी लगता है। मतलब आप यहां देखेंगे इन्वेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन रियल एस्टेट एसेट्स, मिनिमम 75% मस्ट बी इन रियल एस्टेट रिलेटेड एसेट्स विद एटलीस्ट 35% इन फिजिकल। जो फिजिकल होगा मतलब जमीन आपने खरीदा, नॉट फाइनेंशियल, फिजिकल एसेट्स यानी रियल एसेट्स। तो फिजिकल रियल एस्टेट में आपने जो जमीन आपने कट्टे के हिसाब से, स्क्वायर मीटर के हिसाब से या स्क्वायर फीट के हिसाब से खरीदा होगा, तो वो आपने खरीदा होगा। तो ये स्कीम ये बोलता है। नेक्स्ट वी हैव रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REITs एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सेपरेट एंटिटीज हैं दोनों, नॉट म्यूचुअल फंड स्कीम। अलाउ इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ऑफरिंग अ वे टू इन्वेस्ट इन दीज एसेट्स थ्रू अ ट्रस्ट स्ट्रक्चर। देखिए REITs और INVITs जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं है। याद रखिएगा ये दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं है, लेकिन आप रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने का मौका इसके थ्रू आप ले सकते हैं। ये एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर है।
ये एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। REIT जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, कॉमर्शियल रियल एस्टेट जैसे ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट करते हैं। ये पर्टिकुलरली ये ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट करते हैं। और जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस वन, ये प्रोजेक्ट जैसे हाईवे और पावर प्लांट में इन्वेस्ट पैसा लगाते हैं। ये ऑफिस स्पेस में जैसे कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कमर्शियल ऑफिस है, कमर्शियल स्पेस बन रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये हाईवे वगैरह बनाने के लिए ये उसमें फंड लगाते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदे बिना रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो REITs के थ्रू आप कमर्शियल रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं। वैसे ही आप इन्वेस्टमेंट, आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर INVIT आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का भी मौका देता है। तो ये था स्पेशल कैटेगरीज हम लोग ने कवर किया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ESG इन्वेस्टिंग। ESG एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। ESG एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस investing. SEBI has introduced ESG investment under the thematical category of equity scheme. ये एक इक्विटी स्कीम है, ठीक है। तो SEBI ने ESG इन्वेस्टिंग को एक इक्विटी स्कीम के अंडर इंट्रोड्यूस किया है। जैसे थेमेटिक कैटेगरी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? थेमेटिक कैटेगरी कहते हैं। ESG का फोकस कंपनीज के इन्वायरमेंटल, जो इन्वायरमेंट पे असर डालता है, सोशल जैसे सोसाइटी के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और गवर्नेंस जैसे एथिकल मैनेजमेंट फैक्टर पे होता है। इस इन्वेस्टिंग मॉड्यूल में माफ कीजिएगा मॉडल में आप सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अलावा कंपनीज के एथिकल और सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस को भी देखते हैं, तभी आप कर सकते हैं। तो इनकी स्ट्रैटेजी होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पहले क्या है? Exclusion, avoid investing in companies that engage in harmful practices। मतलब ये स्ट्रैटेजी होती है इनकी कि ये स्ट्रैटेजी उन कंपनी में इन्वेस्ट करना अवॉइड करती है जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस में इंगेज होते हैं, जैसे पोल्यूशन, टोबैको और चाइल्ड लेबर। ये सब इस जगह पे इन्वेस्ट नहीं करती है, ठीक है। फिर है इंटीग्रेशन, इनकॉर्पोरेट ESG फैक्टर इनटू ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एनालिसिस। ESG फैक्टर को ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ इंक्लूड किया जाता है। ये फाइनेंशियल एनालिसिस करने वक्त ये देखा जाता है कि कंपनी इन्वायरमेंटल और सोसाइटी के प्रति कितना रिस्पॉन्सिबल है। तो कोई भी कंपनी में तभी पे इन्वेस्टमेंट होगा जब ये फैक्टर ये लोग रिसर्च करेंगे कि फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद कि वो कंपनी कितनी अवेयर है इन्वायरमेंटल को लेकर या सोसाइटी को लेकर के, तभी वो इन्वेस्ट करेंगे। बेस्ट इन क्लास एंड पॉजिटिव स्क्रीनिंग, सिलेक्ट कंपनीज विथ स्ट्रॉन्ग ESG परफॉर्मेंस। बेस्ट इन क्लास एंड पॉजिटिव स्क्रीनिंग, इस स्ट्रैटेजी में उन कंपनी को सिलेक्ट किया जाता है जो ESG के मामले में टॉप परफॉर्म करते हैं। मतलब ये कंपनी इन्वायरमेंट और सोसाइटी के प्रति बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, उनको ही सेलेक्ट किया जाता है। देन इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, फोकस ऑन जनरेटिंग मेजरेबल एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट अलोंग साइड फाइनेंशियल रिटर्न। तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग की, तो इसका फोकस ऐसे इन्वेस्टमेंट पे होता है जो डायरेक्टली मेजरेबल एनवायरमेंटल या सोशल इम्पैक्ट जनरेट करते हैं, साथ ही फाइनेंशियल रिटर्न भी दें। तो ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं। देन सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव्स, ये इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबिलिटी गोल को अचीव करने के लिए होते हैं। SDG आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे क्लाइमेट चेंज से फाइट करना या रिसोर्सेज कंजर्वेशन के लिए, तो सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ये काम करते हैं। तो ये वैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो ये कंपनी इस बात का ख्याल रखती है या फिर कितने उसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव है कि नहीं। तो इन्वेस्टमेंट एम एट सस्टेनेबिलिटी गोल। देन ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट,
ये बिजनेस को सपोर्ट करते हैं जो अभी ESG गोल की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, मतलब जो कंपनी अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को इंप्रूव कर रहे हैं और ESG के स्टैंडर्ड को अचीव कर रहे हैं, तो उसमें भी कंपनी पैसा लगाती है। तो ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट सपोर्ट बिजनेस ट्रांजैक्टिंग टुवर्ड ESG गोल। तो जो पहले कुछ और प्रैक्टिस करते थे, मान लेते हैं कि कुछ ऐसी कंपनी है जो इन सारे पैरामीटर में नहीं आती, बट अभी वो फॉलो करना शुरू कर दिया, तो ESG के थ्रू इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। रियल एस्टेट हम लोग पहले भी इसको पढ़े हैं, अभी REITs, इसको फिर से डिटेल्स से पढ़ते हैं। REITs कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज जैसे ऑफिस स्पेस, मॉल और होटल में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्ट इन कमर्शियल रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट का मतलब बहुत सारी चीजें, कमर्शियल रियल एस्टेट का मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे ऑफिस स्पेस, मॉल और होटल, ये सारी चीजें आ जाती हैं। REITs जो मेन इन्वेस्ट करती है वो प्रॉपर्टी मार्केट में, कहां करती है? प्रॉपर्टी मार्केट में। और इनिशियल ऑफर साइज मिनिमम 500 करोड़ ये ऑफर साइज होता है, मिनिमम ऑफर साइज होता है 250 करोड़। ठीक है, पहले ये कितना था? सब्सक्रिप्शन अमाउंट आप ले सकते थे वो 50,000 से शुरू होता था, लेकिन अब ये घटा करके 10 to 15,000 कर दिया गया है। तो RET में इन्वेस्ट करके आप प्रॉपर्टी मार्केट का बेनिफिट ले सकते हैं बिना डायरेक्टली प्रॉपर्टी खरीदे। इनका मिनिमम इनिशियल ऑफर साइज 500 करोड़ का होता है, और अब आप 10,000 to 15,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो पहले 50,000 था। अगर आप कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते हैं, छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो REIT आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करते हैं, जो पिछले टॉपिक में भी हम लोग ने पढ़ लिया था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जैसे हाईवे, पावर प्लांट, टेलीकॉम टावर, ये सब पे इन्वेस्टमेंट करती है। इनकी जो इनिशियल ऑफर साइज होती है नॉट लेस देन 250 करोड़। आप REIT के मामले में 500 करोड़ था, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में 250 करोड़ है, याद रखिएगा। परपोज एसेट्स नॉट लेस देन 500 करोड़। यहां पे हम लोगों ने देखा मिनिमम ऑफर साइज 250 करोड़ है, इनिशियल ऑफर साइज कितना होता है? 500। ठीक है, याद रखिएगा इसको। परपोज एसेट्स नॉट लेस देन 500 करोड़, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि पहले 1 लाख था, अभी 10 to 15,000 कर दिया गया है। यूनिट आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज विद 1 यूनिट पर लॉट। आप स्टॉक एक्सचेंज से भी इसको खरीद सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे हाईवे, पावर प्लांट हो गया, टेलीकॉम टावर हो गया, ये सब सारी चीजों में इन्वेस्ट करती है। इनका इनिशियल ऑफर जो होता है, ऑफर साइज, वो 250 करोड़ से कम नहीं होता है, और जो प्रपोज एसेट्स होता है वो 500 करोड़ से ज्यादा के होने चाहिए, ये भी है। और पहले इनका सब्सक्रिप्शन जो कि 1 लाख रुपया था, अब वो 10 to 15,000 में रिड्यूस कर दिया गया है। आप अगर हाईवे, पावर प्रोजेक्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना चाहते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट INVIT के थ्रू आप पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव अ न्यू टाइप्स ऑफ फंड। न्यू टाइप्स ऑफ फंड, अब ये न्यू टाइप्स ऑफ फंड एक स्मार्ट बेटा ऑप्शन, ये क्या होता है? स्मार्ट बेटा फंड एक टाइप का ETF ही है, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ही है जो ट्रेडिशनल इंडेक्स फॉलोइंग करता है। तो ये भी एक मिरर है, ठीक है, एन एक्सटेंशन ऑफ इंडेक्स और ETF विद अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी लाइक इक्वल वेटेज ऑफ फैक्टर बेस्ड एक्सपोजर डिजाइन टू इंप्रूव रिटर्न, इंक्रीज डाइवर्सिफिकेशन एंड रिड्यूस रिस्क। तो स्मार्ट बेटा फंड एक टाइप का क्या है? वो ETF है जो ट्रेडिशनल इंडेक्स को फॉलो करता है। ETF से थोड़ा डिफरेंट होता है। जब हम नॉर्मल ETF की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स या गोल्ड, लेकिन स्मार्ट बेटा फंड में थोड़ी एडवांस स्ट्रैटेजी यूज होती है जिसे फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग कहते हैं, ताकि आपको ज्यादा रिटर्न और कम रिस्क
मिले। तो जैसे अगर आप एक लो वोलेटाइल स्मार्ट बेटा फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये एक फंड उन स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा जो मार्केट में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, ताकि आपको रिस्क कम लेना पड़े। ठीक है। फिर है क्वांट फंड्स, एक तरह का एआई फंड है, मतलब सारी चीज मशीन से ही होती हैं। तो यूटिलाइज डेटा एनालिसिस एंड प्री डिटरमाइंड मॉडल टू सेलेक्ट एंड मैनेज पोर्टफोलियो होल्डिंग, रिमूव द ह्यूमन एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग यूजिंग मशीन ड्रिवन स्ट्रेटेजी। क्वांट फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है या ईटीएफ होते हैं, मान एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी है ये, जो डेटा एनालिसिस और प्री सेट मॉडल के बेसिस पे इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब यह होता है कि पोर्टफोलियो सिलेक्शन और मैनेजमेंट ह्यूमन डिसीजन के बजाय मशीन के एल्गोरिदम के थ्रू होता है। यह फंड हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करता है, करके स्टॉक सेलेक्ट करता है। तो आप ऐसे मान लीजिए कि क्वांट फंड हिस्टोरिकल डेटा का एनालिसिस करता है और फाइंड करता है कि 10 साल से लो वोलेटाइल स्टॉक जो कंसिस्टेंटली बेटर रिटर्न दे रहे हैं उनको सेलेक्ट करेगा। यह फंड अपने मॉडल के बेसिस पर ऐसे सेलेक्ट को, मतलब स्टॉक को ऑटोमेटिकली ही सेलेक्ट कर लेता है जो लो वोलेटाइल वाले थे 10 साल में, और आपका पैसा उसमें ही इन्वेस्ट करेगा। यह पूरी प्रोसेस डेटा एनालिसिस बेस्ड होती है, जिसमें ह्यूमन इमोशन या पर्सनल बायसेस का कोई रोल नहीं होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांट फंड।